चलिए, पिछले क्लास में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के बारे में चर्चा कर दिए थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जहाँ पर इंटेंसिटी क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। ये सब डिस्कस हो चुका था। और ये भी देख रहे थे कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब सेम फेज में रहता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है, और अपोजिट फेज में रहता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। समझना, रचनात्मक और विनाशी। आज जो है इसका क्या आवश्यक शर्त है रचनात्मक होने के लिए और विनाशी होने के लिए, कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में रचनात्मक व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि दो प्रकार का वेव लेते हैं, दो वेव लेते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या रहेगा, जब कम से कम दो वेव होना चाहिए। कितने वेव होना चाहिए, कम से कम दो वेव रहेगा, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा तभी ना इंटरफेरेंस होगा, तभी आती इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी इंटरफेरेंस होगा। इसके लिए हमें कितने वेव मानना होगा, कम से कम दो वेव मान लेते हैं ना। तो लेके चलते हैं, दो वेव मान लेते हैं। अब वेव का समीकरण किस प्रकार से दिखाता है, देखिए ना, माना कि एम्पलीट्यूड ए तथा फ्रीक्वेंसी तथा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाले दो वेव, दो क्या है, वेव से दो वेव ऐसा मान रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लेके चल रहे हैं। दिख रहा है, आ रहा है कि नहीं रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या ले रहे हैं, सेम लेके चल रहे हैं, और दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी दोनों का क्या है, ओमेगा है। तो दो चीज सेम है दोनों वेव का, एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है तक। एम्पलीट्यूड अलग भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम लेके चलते हैं, क्योंकि सेम रहता है ना, तो इंटरफेरेंस का जो फ्रिंज बनेगा ना ज्यादा क्लियर दिखेगा, पूरा ब्राइट पूरा डार्क है ना, इसलिए दोनों के यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, सेम लेके चल रहे हैं। तो अब वेव का समीकरण कैसे लिखाएगा, वेव का जो समीकरण होगा इस तरह से लिखाएगा ना, समीकरण एक जो होगा y1 बराबर होगा a sin ओमेगा टी, y1 बराबर a sin क्या होगा, ओमेगा टी, और दूसरा जो लिखाएगा y2 बराबर a sin ओमेगा टी अब प्लस फाइव, प्लस क्या लिखेंगे, फाइव। अब ये दोनों, ये अलग वेव है, ये अलग वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट y1, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 है। इसका होगा a sin ओमेगा टी, इसका a sin ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, फाइव हो गया। अब इस वेव में यदि देखते हैं अलग से, a sin ओमेगा टी वाला में यदि देखते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है पता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a है, क्या है, a है, और फेज इसका कितना होगा बता सकते हैं, इसका फेज ओमेगा टी है, फेज क्या है इसका है, ओमेगा टी है। जो साइन के अंदर रहता है वो फेज कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कला कहते हैं, क्या बोलते हैं, कला, फेज, मतलब कितना एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, ओमेगा टी है इस वेव का। दूसरा वेव था y2 बराबर क्या था, a sin ओमेगा टी अब प्लस क्या हो गया, फाइव, a sin ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, फाइव। तो इसका एम्पलीट्यूड भी a होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, a होगा, और इसका फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस क्या होगा, फाइव होगा। तो सेकेंड वाला वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, फर्स्ट वाले वेव का फेज क्या है, ओमेगा टी, समझ रहे हैं, फर्स्ट वाला वेव का फेज ओमेगा टी है और सेकेंड वाला वेव का फेज क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो दोनों के फेज में अंतर कितना हो रहा है, दोनों को फेज में क्या निकालना है, अंतर कितना होगा, तो बता सकते हैं, उसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस करते हैं, क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इसको हिंदी में कलांतर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कलांतर। तो फेज डिफरेंस होगा, देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव और घटाओ ओमेगा टी, ऐसे निकलेगा ना, फेज डिफरेंस जो निकलेगा, ओमेगा टी एक का था ओमेगा टी प्लस फाइव और दूसरा का क्या था, ओमेगा टी, दोनों घटाइएगा तो ओमेगा टी कट जाएगा तो फाइव बचेगा, तो क्या होगा, फाइव होगा। तो वेव का समीकरण ये है ना, और इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, हाँ यहाँ पर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं कलांतर है ना, कलांतर क्या है, बराबर फाइव है।
फेज डिफरेंस कालांतर बराबर क्या है 5। कैसे फेज डिफरेंस निकलता है इधर अलग से साइड से बता दी है, लेकिन यहाँ पर हमें इतना डायरेक्ट लिखना है। मान लेते हैं कि दो वेव है जिसमें दोनों का एम्पलीट्यूड ए है और दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा है। अब वेव का समीकरण, एक का वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा बाई 1 बराबर ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट लिखना है बाई 2 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखना है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जब इस प्रकार से लिखे हैं, इक्वेशन जब इस प्रकार से लिखाया है, इसका फेज डिफरेंस क्या होगा फाई होगा, क्योंकि दोनों को फेज को क्या करना है घटाना है। तो फेज डिफरेंस क्या निकल गया 5। फेज डिफरेंस कैसे निकलता है यहाँ पर हमने डिस्कस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों वेव चल रहा है, जिसे इसका भी कुछ वेव का ऐसा रहेगा सपोर्ट, ये वेव इस तरह से है, ये वेव भी इस तरह से है, कुछ तरह इस तरह से है। अब दोनों वेव सुपर इम्पोज कर देगा, क्या करेगा सुपर इम्पोज करेगा। जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाई 1 प्लस बाई 2 होगा। प्लस लेके चलते हैं बिल्कुल नहीं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 2। किस प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से। प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा सुपर पोजिशन से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बाई इक्वल टू होगा बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा बाई 2 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कब, जब दोनों वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करता है तब, है ना, वेन दीज वेव है ना, दीज वेव सुपर इम्पोज टू ईच अदर, है ना, टू क्या होगा ईच अदर, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा बाई इक्वल टू हो जाएगा बाई 1 प्लस का देगा बाई 2, बाई 1 प्लस का देगा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है, चलिए ठीक है। दोनों वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज यहाँ पर कर रहा है, और सुपर इम्पोज करने के बाद हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना। और किस नियम से मिलेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा दोनों का, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बाई इक्वल टू बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा बाई 2। यहाँ से मैथमेटिक्स है, ध्यान से देखिएगा, बाई इक्वल टू बाई 1 प्लस क्या होगा बाई 2। वहां तक पीछे सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। दो वेव है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ए लेते हैं, दोनों वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और दोनों एक वेव का इक्वेशन इस प्रकार से लिख रहे हैं ए साइन ओमेगा टी, दूसरा वेव का इक्वेशन क्या हुआ ए साइन ओमेगा टी प्लस आई। अब दोनों वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहा है, जब सुपर इम्पोज करेगा तो वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाई इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2 होगा। किस नियम से होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बाई 1 प्लस बाई 2 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है किस मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से। तो देखिए इम्प्लाई बाई इक्वल टू बाई 1 की जगह पर क्या रखा गया ए साइन ओमेगा टी, ए साइन क्या होगा ओमेगा टी अब प्लस इसके यहाँ पर क्या ए साइन ओमेगा टी अब प्लस क्या देगा फाई, ये दिखाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आता है। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है ए बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी अब प्लस साइन ओमेगा टी अब प्लस क्या देगा फाई हो जाएगा, यही दिखाएगा। समझ रहे हैं आप, एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन ए और प्लस साइन बी, याद है मैथ में पढ़ना है। साइन ए अब प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 और इनटू कॉस ए माइनस बी अपॉन क्या होता है 2, ये फॉर्मूला होता है। मैथ में पढ़ना था 11th क्लास में, साइन ए और प्लस साइन बी इक्वल टू होता है, याद रखना है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और इनटू क्या देगा कॉस ए माइनस बी अपॉन क्या होता है 2 होता है। यहाँ भी देखिएगा इसको लिख सकते हैं बाई इक्वल टू हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया 2 साइन ओमेगा टी अब प्लस ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए की जगह पर ओमेगा टी, अब बी की जगह पर क्या है ओमेगा टी प्लस फाई, फॉर्मूला पर बैठा रहे हैं, समझ रहे हैं। ए की जगह पर ओमेगा टी हो गया, अब बी की जगह पर क्या है ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों को जोड़ दिए ऊपर, अब बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी है बटे क्या है 2 है। फिर इनटू कॉस, कॉस लगाइएगा, अब क्या होगा बता सकते हैं
ओमेगा टी, अब ये माइनस घटाना है बोला, ओमेगा टी अब माइनस का होगा 5 और अपन क्या देगा 2 होगा। इस तरह से लिखा है। दिक्कत कहीं पर यही लिखा है ना, ये साइन हो गया, ये क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू, ये तो बाहर आ गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 साइन हो जाएगा। देखिए ओमेगा टी 2 ओमेगा टी जुटेगा तो ना देगा, ओमेगा टी जोड़िए क्या होगा 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी में 2 से भाग दिया तो ओमेगा टी बचेगा। क्या बचेगा ओमेगा टी बचेगा प्लस, और ये 5/2 होगा प्लस 5/2 क्या देगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ऐसे लिखा गया। यहाँ पर देखिए कॉस का कॉस रह गया, ओमेगा टी कट गया तो -5/2, और कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, समझ रहे ना। यहाँ क्या बचेगा -5/2 बचेगा ना, और समझना पड़ना है कॉस यदि माइनस थीटा है तो बराबर क्या होता है प्लस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर cos -5/2 है तो बराबर क्या हो जाएगा cos 5/2 हो जाएगा। आप ये कंफ्यूजन नहीं कीजिए कि माइनस वाला कहाँ चला गया, समझ रहे ना, माइनस वाला कहाँ चला गया, क्योंकि माइनस वाला प्लस में होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। लेकिन साइन में रहता, साइन माइनस थीटा रहता तो फिर माइनस साइन थीटा होता है, समझ रहे ना। साइन का यदि ऐसा रहता, साइन माइनस थीटा रहता अंदर में, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर तो cos वाला है, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको। अब क्या करना है, इसको इधर कर देते हैं। जब इसको इधर कीजिएगा तो इस टाइप से लिखे लिखा है y इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने a 2a हो जाएगा 2a, और ये cos 5/2, cos क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा 2a cos 5/2, इधर क्या हो जाएगा बता सकते हैं sin ओमेगा टी अब प्लस 5 अपन का देगा 2 हो जाएगा। इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पर देखिए जो दोनों वेव लिए थे किसका फंक्शन था, साइन का है, ये भी साइन का है, ये भी क्या है साइन का है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो भी किसका फंक्शन होगा साइन का ही होगा, नहीं होगा। दोनों वेव जो है साइन का फंक्शन है, रिजल्टेंट फंक्शन किसका होगा साइन का ही होगा ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो cos फाई जो है कांस्टेंट टर्म है, ओमेगा टी बदल रहा है, कौन बदल रहा है ओमेगा टी, क्योंकि समय के अनुसार बदलेगा कि नहीं, टाइम बदल रहा है ना, तो ओमेगा टी बदल, ये वेरिएबल है और ये क्या है कांस्टेंट है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसको पूरा को a मान लीजिए, क्या मान लेते हैं a इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी अब प्लस 5/2। अब बचेगा ये जो समीकरण जो निकला है इसके दोनों जैसा देखने में मिल रहा नहीं मिल रहा है, इसमें स्मॉल एस साइन ओमेगा टी, स्मॉल एस साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ कैपिटल एस साइन ओमेगा टी प्लस 5 है क्या है 2 है। तो ये भी साइन का फंक्शन, ये दोनों ये भी क्या है साइन का फंक्शन। यानी यहाँ से पता ये चल रहा है कि दो वेव जब सुपर इम्पोज करेगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी वेवे रहेगा, वो भी क्या रहेगा वेव ही होगा, और दूसरा चीज सीधा नहीं बन जाएगा, वो भी क्या रहेगा एक वेव यानी तरंग ही रहेगा। बात समझ रहा है ना, क्योंकि साइन का क्या रह गया साइन ही में रह गया, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी क्या होगा वेव ही होगा, है ना। अब वो जो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा यहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा a इक्वल टू हो जाएगा 2a cos 5/2, 2a cos 5 क्या होगा 2 आएगा। जो नया वेव आएगा, नया वेव समझ रहे हैं, जो नया वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा a बराबर 2a cos 5 क्या होगा 2, ये नया एम्पलीट्यूड निकल गया, ये नया क्या निकल गया एम्पलीट्यूड निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दो वेव था, एक वेव ये एक वेव ये, यानी कहने का मतलब है इसको मिटाते हैं अलग से लिख लीजिएगा। तो जैसे दो वेव है, एक वेव ये था सपोज दैट मान लेते हैं, एक वेव ये है y1 बराबर क्या है a sin ओमेगा t है, a sin क्या है ओमेगा t है, और दूसरा वेव ये है, ये भी y2 बराबर क्या है a sin ओमेगा t अब प्लस क्या हो गया फाई हो गया। यही दो वेव है ने, दोनों सुपर इम्पोज कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है सुपर इम्पोज। तो एक नया वेव जो आएगा, दोनों सुपर इम्पोज का, तो ये एक नया वेव हो गया, ये क्या हो गया नया वेव होगा। तो ये हो गया y बराबर a sin ओमेगा t अब प्लस 5/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये नया जो वेव आएगा वो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 क्या होगा 2 होगा। यानी दोनों वेव था जुड़ने के बाद भी क्या हो रहा है वेव ही हो रहा है, क्या रहा है वेव आ रहा है। तो नया वेव ये हो गया, और a जो है एम्पलीट्यूड इसका कैपिटल है, और कैपिटल a का मान क्या होगा 2a cos 5/2 होगा, 2a cos 5 क्या होगा 2 हो गया।
अब जब एम्पलीट्यूड नया एम्पलीट्यूड निकल गया तो आप ये भी जानते हैं कि किसी भी वेव का जो इंटेंसिटी होता है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, यानी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इस पर करता है, डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पर इंटरफ्रेंस में क्या बदलाव होता है? इंटरफ्रेंस यदि पढ़ रहा है, प्रकाश का इंटरफ्रेंस पढ़ रहे हैं, लाइट का इंटरफ्रेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या बदल रहा है? इंटेंसिटी बदल रहा है। क्या बदल रहा है? इंटेंसिटी बदल रहा है। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो अब आगे हमें किसको लेकर चलना होगा? केवल एम्पलीट्यूड को लेकर ही चलना होगा। एम्पलीट्यूड को लेकर चलना होगा और दिखाना होगा कि कब कब इंटेंसिटी ज्यादा होगा और कब कब इंटेंसिटी क्या होगा? कम होगा। जब इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और जब इंटेंसिटी कम होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जिस कंडीशन में इंटेंसिटी ज्यादा देगा वो कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हो जाएगा, जिस कंडीशन में इंटेंसिटी कम देगा वो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कंडीशन बताने के लिए हमें क्या लेकर चलना होगा? एम्पलीट्यूड लेकर चलना होगा। ये सबसे कोई मतलब साइन वाला से मतलब नहीं है, केवल ए से मतलब। समझ में आता आ रहा है? चलिए ठीक है, नोट कीजिए। देखिए जिसको तो समझ में नहीं आया फिर से ध्यान से देखिएगा, गारंटी के साथ अभी समझ में आ जाएगा ना। जैसे कि हम दो वेव मान रहे हैं, दो वेव है, दो तरंग है। एक तरंग ये है y1 बराबर a sin ओमेगा टी, दूसरा तरंग ये है y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई करके लिख रहे हैं। अब तरंग ये है, मतलब क्या है? तरंग एक लाइट का किरण चल रहा है ना, रे, मतलब वेव में समझो जो इस तरह से लाइट चलता है, इस तरह से जो लाइट चल रहा है वो वेव है ना। तो एक टॉर्च से ये लाइट निकला हुआ, एक टॉर्च से क्या हुआ? ये लाइट निकला हुआ है ना। और इसको जब भी वेव को लिखते हैं, वेव जो है एक साइनोसोडल फंक्शन होता है। वेव का ग्राफ कैसा होता है? साइनोसोडल होता है, मतलब साइन जैसा होता है। इसलिए इसको हम साइन के टर्म में लिखते हैं। वेव को जब भी लिखते हैं किसके टर्म में लिखते हैं? साइन के टर्म में ही लिखाता है। तो ये भी साइन के टर्म में, ये भी क्या है? साइन के टर्म में। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड यदि अलग रहता तो एक को ए लेते, एक को क्या लेते? बी लेते। एम्पलीट्यूड अलग रहता तो एक को ए लेते, एक को क्या लेते? बी। लेकिन यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है, इसलिए ए लेकर ही चले हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर फेज जो दोनों का ले रहे हैं अलग ले रहे हैं। दोनों का फेज क्या ले रहे हैं? अलग। क्योंकि सेम फेज यदि आप मान ही लीजिएगा या अपोजिट फेज मान ही लीजिएगा तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का कोई सवाल नहीं उठेगा। क्योंकि सेम अपोजिट मानने के बाद यदि कोई सवाल नहीं उठेगा, इसलिए हम कुछ अलग फेज मान लेते हैं जो ना तो सेम है ना ही क्या है? अपोजिट है। समझ में आया? फेज यहाँ पर अलग होगा, एक का ओमेगा टी है और एक का ओमेगा टी प्लस क्या है? फाई है। दोनों का ओमेगा टी रहता तो फेज सेम हो जाता। फेज क्या होता है? सेम होता तो कंस्ट्रक्टिव भी हो जाता। या तो दोनों का अपोजिट रहता, एगो का ओमेगा टी रहता, एगो का ओमेगा टी प्लस पाई रहता तो अपोजिट हो जाता, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होता। इसलिए ना तो सेम लग रहा है ना ही क्या लग रहा है? अपोजिट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने फाई ले ली। क्या ले लिए हैं? फाई लग रहे हैं। तो फेज यहाँ पर अलग अलग है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ तो समझ में आ रहा है? अब दोनों वेव सुपर इम्पोज किया। क्या किया? सुपर इम्पोज। तो जैसे कि एक वेव ये चल रहा था अपना, एक वेव ऐसे से चल रहा था ये वाला, और एक वेव ये चल रहा है, दोनों सुपर इम्पोज करे तो अब एक साथ चलेगा, ऐसे चलेगा। तो एक साथ जो वेव चलेगा उसका एक नया डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नया डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वो नया डिस्प्लेसमेंट जो होगा बाई इक्वल टू बाई 1 प्लस क्या होगा? बाई 2 करने पर आएगा। क्यों प्लस करने पर आएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन नहीं आएगा। बाई इक्वल टू बाई 1 प्लस क्या होगा? बाई 2 करने के बाद आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। बाई 1 के जगह पर रखा गया ए साइन ओमेगा टी और बाई 2 की जगह पर क्या रखा जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसी को आगे सॉल्व करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। एक फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन क्या होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं आता कि? तो ये एक कॉमन लीजिए और साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में आ गया। ए की जगह पर ओमेगा टी, अब बी की जगह पर क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई। चुपचाप बैठिए तो समझ में नहीं आएगा ना, थोड़ा सा रिप्लाई भी दीजिए तो ज़्यादा ध्यान कर रहेगा ना। सब गौतम बुद्ध आराम से बैठा है ना। बाई इक्वल टू ये हो गया। अब इसका दोनों साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में, तो फॉर्मूला पर तोड़िए। 2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी अब प्लस ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन 2। फिर हो गया कॉस, अभी क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी अब माइनस ओमेगा टी माइनस फाई अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जस्ट ये फॉर्मूला पर बैठा है।
नहीं, इसको याद रखना होगा फॉर्मूला का, याद ही होगा, मैथ वाला तो याद ही होगा ना, होगा साइंस वाला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो कोई उपाय ही नहीं है। इसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करना, ही तो हल करने का आना चाहिए। ओमेगा टी जोड़िए तो क्या होगा 2 ओमेगा टी होगा, और प्लस 5 रहेगा, 2 से अलग अलग भागा दीजिएगा तो 2 ओमेगा टी में से 2 से भागे तो ओमेगा टी बचेगा, और 5 में 2 से भागे क्या होगा 5/2 हो जाएगा, तो यही बचेगा ना। यहाँ ओमेगा टी कट गया ना, तो -5 बचेगा, अब -5 में 2 से भागे क्या होगा -5/2 होगा, -5 में 2 से भागे क्या होगा -5/2 हो जाएगा। और cos -5/2 को आप cos 5/2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि cos - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos 5 क्या लिखाएगा 2 लिखा देगा। समझ में आ रहा है? अब सारा कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दीजिए, तो 2 है, a है और cos 5/2 एक तरफ हो गया, 2a cos 5/2 क्या हो गया एक तरफ हो गया, तो बच गया sin ओमेगा टी प्लस 5/2 बच गया। अब ये भी देखिए साइनसोइडल ग्राफ लग रहा है, यानी ये भी एक वेव ही है, ये भी क्या है वेव। तो दो वेव को जब सुपर इम्पोज किया तो नया रिजल्टेंट आएगा, वो भी क्या होगा वेव ही होगा, वो भी क्या होगा वेव होगा, जिसका एम्पलीट्यूड अब कैपिटल A बराबर 2a cos 5/2 होगा। एम्पलीट्यूड अब इसका बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, समझ में आ रहा है? अब इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2a cos 5 क्या हो गया 2 हो गया। फेज भी बदल गया, फेज भी दोनों से अलग है, फेज भी दोनों से अलग है, एम्पलीट्यूड भी दोनों से क्या है अलग है। नया वेव का रंग रूप ही अलग है, लेकिन रहेगा वेव ही रहेगा। जैसे कहावत नहीं, बकरी का बच्चा क्या रहेगा बकरी ही रहेगा, कि हाथी थोड़ा था हो जाएगा, नहीं तो वेव का रिजल्टेंट क्या होगा आपका वेव ही रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकल गया, हमें यहाँ पर पढ़ना क्या चाहिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए इसेंशियल कंडीशन, आवश्यक शर्त है ना, कि कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब क्या होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जिस समय इंटरफ्रेंस, जिस समय इंटेंसिटी क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिस समय इंटेंसिटी क्या होता है मिनिमम हो जाता है। यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब हो गया इंटरफ्रेंस में बदलाव, है ना, सॉरी इंटेंसिटी में बदलाव, लाइट का क्या हो गया इंटेंसिटी में बदलाव। तो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड हमें ये मिल गया, और चाहिए हमें इंटेंसिटी का डिस्कस करना है, तो हमें केवल एम्पलीट्यूड से ही मतलब होगा ना, केवल किससे मतलब होगा एम्पलीट्यूड से ही मतलब होगा। तो केवल अब आगे हम किसको लेकर चलेंगे एम्पलीट्यूड को ही लेकर चलेंगे। जब जब एम्पलीट्यूड अधिकतम देगा उस समय इंटेंसिटी क्या होगा अधिकतम होगा, और जब जब एम्पलीट्यूड क्या होगा न्यूनतम देगा उस समय इंटेंसिटी क्या होगा न्यूनतम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है।